गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आपने बुक्स ले लिया होगा क्योंकि मार्केट अब बुक्स की ओपन हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं लिया है वो लोग ले लें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक ऑनलाइन क्लास से अटैच नहीं हुए हैं वो लोग हो जाएं, क्योंकि आपकी सिलेबस बहुत आगे अब बढ़ रही है। इस क्लास में आगे मैं आपसे टेस्ट भी लूँगा और आपको कोई जो डाउट्स हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर होगी। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्रोक्योरिंग ऑफ मटेरियल्स, और इसके बारे में हमने ये भी जाना था कि किस तरह के जो साधन का इस्तेमाल हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लोग किया करते थे, कौन सी चीज़ें कहाँ से उपलब्ध थी, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और आज हम दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेल्स, सेलिंग, और लास्ट में हमारा जो टॉपिक होगा वो है एंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। So, our main topic is seals, scripts and weights. यानी कि सेवेंथ जो बुक अकॉर्डिंग टू बुक आवर सेवेंथ टॉपिक इज द सेल्स, स्क्रिप्ट and weights. But in this topic we have to read about only the seals and sealing. यानी कि इस टॉपिक में हमें मुहरे और मुद्रांकन के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो हड़प्पन सभ्यता में जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए यानी कि सील्स और सीलिंग इसका यूज़ किया था, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशन में इसका यूज़ करते थे। अभी आपको क्लियर अभी तुरंत हो जाता है क्या था इसका सील का यूज़। जैसे आप कभी भी ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं कुरियर से, तो उसमें क्या होता है, पैकिंग की होती है, पूरा सील क्या होता है, इट मीन्स कि कंपनी ने ये सामान भेजा है और इसका इस आने के क्रम में इसका इस पैकेट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ठीक उसी प्रकार से कि पहले क्या होता था, कल्पना कर लिए कि कोई सामान है बैग का, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा गया होगा, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान नाव के द्वारा या किसी भी साधन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान सामान भेजा जाता था। तो उस बैग के जो माउथ है उसको रस्सी से, रोप से उसको बांध दिया जाता था और वहाँ पे क्या किया जाता था कि उसके माउथ के ऊपर थोड़ी सी वेट क्ले यानी कि गीली मिट्टी ले करके जो गांठ है उसके ऊपर उसको लगा देते थे बढ़िया से, और फिर सील ले करके उसको प्रेस कर दिया जाता था। तो उस सील को प्रेस करने के बाद जो सील बना होता था उसके अंदर की पिक्चर, साइन, सब कुछ उसके ऊपर दिखने लगते थे। घबराइए नहीं, बस आपको जस्ट इसके बाद मैं एक स्लाइड में वो आपको मुहर भी दिखाऊंगा, पिक्चर जिसमें वो आ चुके हैं। तो उसके बाद जब वो बैग जिस व्यक्ति को लेना होता था उनके पास वो पहुंचता था और उसमें वो सील बिल्कुल क्लियर होता था, तो इसका मतलब ये था कि इस बैग को किसी ने नहीं खोला है, बिल्कुल जिस व्यक्ति ने सामान भेजा है वो डायरेक्ट जो है रिसीवर के पास वो मिला है। और इस तरह से दूसरी एक और क्या सीलिंग की खूबी थी कि इससे जो भेजने वाले का भी पता चल जाता था। जैसे कि अभी हम कुरियर के ऊपर क्या होता है, किस कंपनी ने भेजा है तो उसके बारे में हमें मालूम पड़ जाता है। ठीक उसी समय जो सीलिंग के द्वारा जो जो सेंडर हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाया करती थी। तो ये था सील और सीलिंग का यूज़ जिस समय वो किया जाता था।
तो ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर जो है सील का है। ये एक क्ले जो पहले लिया गया था और उस क्ले जो है के ऊपर जो है सील का जो है गांठ पड़ने का सील का यूज़ किया गया है और उस सील को प्रेस करने के बाद जो है ये चीज़ जो है इम्प्रेशन आ जाती है और आ जाती थी, जिससे जो है इसका इस्तेमाल जो है उस समय जो है पैकिंग के लिए, प्रूफ के लिए किसने भेजा है और सिक्योरिटी पर्पस से भी इसका यूज़ होता था। ओके। तो चलिए हमारी अब दूसरी टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एन इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। जैसा कि अभी हमने इससे पहले टॉपिक के बारे में पढ़ा है, मोहर सील्स के बारे में, और इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि ये जो मोहर जो पाई गई थी उसमें क्या लिखा गया था, उसमें क्या रहस्य है। तो जनरली जो हड़प्पन जो सील्स हैं उसमें क्या है, अ लाइन ऑफ राइटिंग, यानी कि एक पंक्ति में जो लिखा है, हाँ, जो कि क्या है, जिसको ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर जो है जिसका ये मुहर है या जिनके द्वारा ये भेजा गया है उनके ऑनर का नाम और टाइटल, यानी कि जो लगाते हैं लोग, हाँ, अपने नाम के आगे, वो उनके उस मालिक का ये रहा होगा, ऐसी एक संभावना है। इसके अलावा विद्वानों का यह भी मत है कि वे लोग जो है, हाँ, उनका ये सुझाव है कि ये जरूर इसका इस्तेमाल जो है, हाँ, वो मोटिफ यहाँ पे एक बताया गया आमतौर पर एक जानवर के बारे में, यानी कि उनका ये मानना है विद्वानों का कि अनपढ़ लोग हो सकता है पढ़ नहीं पाते थे, तो उसी वजह से जो है उन्होंने यहाँ पे जो है चित्र का यूज़ किया है, यानी पिक्चर का यूज़ किया है, जिससे वो समझ पाए कि किसके बारे में ये बातचीत हो रही है और वो क्या बताना चाहते हैं। तो ये सब के सब जो चीज़ें हैं ना, एक संभावना है कि ऐसा होता रहा होगा, और ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट्स मिले हैं वो शॉर्ट मिले हैं, छोटे मिले हैं, और जो सबसे बड़ा स्क्रिप्ट पाया गया है उसमें लगभग 26 साइंस, यानी कि 26 जो है चिन्ह उसमें पाए गए हैं, जो सबसे बड़ा है। हालांकि एक सबसे बड़ी बात चीज़ है कि ये अभी तक जो स्क्रिप्ट्स है ये पढ़ा नहीं जा सका है। अनडिसिफर्ड का मतलब है कि पढ़ा नहीं जा पाना, यानी कि ये एक रहस्य है, रह गया कि वाकई में इसकी मीनिंग क्या है, यानी कि ये सारी संभावनाओं पे आधारित ये बातें हो रही हैं। इस विद्वानों ने यह माना है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आया तो उन्होंने ऐसा माना कि जरूर ये चीज़ ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता रहा होगा, क्योंकि जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो उसमें क्या है, बहुत सारे साइंस हैं, लगभग देखा जाता है लगभग 375 से 400 के बीच में। तो ऐसा ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि यह वर्णमाला के अक्षर हैं, क्योंकि वर्णमाला के एक लेटर फिक्स होते हैं, और यहाँ पे जो चिन्हों हैं, जो साइंस हैं, वो लगभग 375 टू 400 देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये अल्फ़ाबेट नहीं था। इसके एक चीज़ हाँ क्लियर हो पाया है कि वो जो लिखा करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं, लेकिन वो क्या करते थे, राइट से लेफ्ट की ओर लिखा करते थे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि सील्स जो है वो वाइडर जो है स्पेस कहाँ पे ज़्यादा उनको मिला है, राइट हैंड साइड में। जैसे हम लोग अगर बाईं तरफ से लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं तो ज़्यादा स्पेस देते हैं, और बाद में जब कुछ एक ही लाइन में हमें हटाना होता है तो क्या करते हैं, बाद में छोटा लेटर कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये चीज़ यहाँ जो है उन्होंने क्या कर रखा है
कि राइट हैंड साइड में काफ़ी स्पेस दे रखा है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रखा है, जाते जाते लेटर जो है वहाँ पे उन्होंने छोटा कर दिया है। तो इससे ये क्लियर होता है कि हड़प्पन जो जो सभ्यता है उसमें जो लोग हैं उसमें वो लोग क्या करते थे, राइट से लेफ्ट की ओर लिखा करते थे। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है। अब हम जानते हैं कि ये जो साइंस है, ये जो पिक्चर है, किस किस ऑब्जेक्ट्स पे वो लिखी गई है, स्क्रिप्ट हमें देखने को मिली है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, लिखावट है, वो है सेल्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार, कॉपर, टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रोड्स और यहाँ तक कि जो पुराने साइन बोर्ड हैं उन सबों पे ये सारे चीज़ जो है, यानी कि सूचना जो है, नोटिस वगैरह भी जो थे उस पे ये सब देखने को मिला है। और इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि वहाँ पे जो है लोग साक्षरता यानी कि जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा थी, जिससे वो लोग जो है ये सारे चीज़ मतलब ये पिक्चर और राइटिंग से क्लियर होता है कि वहाँ के लोग जो है वो पढ़े लिखे थे। तो ये था आपका एक टॉपिक जिसमें था रहस्यमय लिपि। रहस्यमय इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि अभी तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो वाकई में क्या लिखा गया है वो क्लियर नहीं है। एक से एक संभावना है कि उस समय ऐसा होता रहा होगा। सो आवर न्यू टॉपिक इज वेट, यानी कि हिंदी में इसको हम बाट बोलते हैं। तो पहले कोई भी सामान को एक्सचेंज करने के लिए यानी कि आदान प्रदान करने के लिए, जैसे अभी हम मार्केट में कोई क्या होता है, हम सामान लेते हैं, उसके बदले में पैसे देते हैं। तो उस समय जो है, उस समय क्या किया गया था, वेट सिस्टम जो है उसका प्रचलन था और इसी से जो है आदान प्रदान कोई भी चीज़ की जाती थी। तो जनरली क्या था कि ये जो वेट हैं वो चर्ट नाम के जो पत्थर हैं, ठीक है, चर्ट नाम के जो पत्थर हैं, स्टोन है, उसी से बनाए जाते थे। और इसमें क्या होता था कि जो क्यूबिकल शेप में इसका होता था, मैथ्स में आपने क्यूबिक के बारे में पढ़ा है, तो ये जो इनका शेप था ये था क्यूबिकल था और इसमें किसी भी तरह के निशान नहीं होते थे। ओके, और इनकी जो डोमिनेशंस थी जो बाइनरी सिस्टम में हुआ करती थी, जैसे अभी हम बाजार में लेते हैं कोई चीज़ ना, 50 ग्राम, 50 ग्राम, 100, 200, 500, 1000, यानी कि 1 केजी। तो उसी प्रकार से इनका लोअर डोमिनेशन जो है वो 1 से शुरू होता था और ये 12,800 तक ये इनका वेट जो है वो उसमें ये सिस्टम था इनका। ओके, और जबकि अगर हम बात करें हायर डोमिनेशंस की तो इनका ये जो है डेसिमल सिस्टम में होता था। तो जो छोटे जो वज़न है, जैसे अभी हम ज्वेलरी वगैरह होता है वो ग्राम में बात करते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम या 10 ग्राम, उसी तरीके से उस समय जो स्मॉलर जो वेट्स हैं, जो वज़न है, ऐसा माना जाता है कि उससे जो है ज्वेलरी या बीड्स वगैरह जो है उनका छोटे जो वेट हैं उनसे किया जाता था। और हमें जो है इसके अलावा जो है तराजू जो मेटल से बने हुए हैं ये सब चीज़ें पाई गई हैं। और ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये वेट की पिक्चर है क्यूब में। और इससे सबसे पहले आपको मैंने पिक्चर एक बार दिखाया भी था बीड्स के, जो कि आप पिक्चर अपने बुक के पिक्चर में देख सकते हैं, 1.2 में ऐसा दिया गया है। और इस तरह के वेट जो है उस समय हड़प्पन सभ्यता में लोगों के द्वारा ऐसे बाट का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें क्या हैं कि छोटे जो चीज़ें हैं उसको लोग क्या करता था, हाँ, उसका
जो छोटी चीज़ें में जैसे क्या ज्वेलरी तो ज़्यादा वज़न लेते नहीं है, कम छोटे वज़न में लेते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल जो है या बीड्स का भी जो है कितना लेना है वो सब वेट करके ही होता था, जैसे कि आज हम लोग वेट करके लेते हैं। तो ये सेम चीज़ जो है पहले भी हुआ करता था, सिर्फ जो उनका सिस्टम था वो बाइनरी सिस्टम में जो था वेट था, और आज हम वेट में मेंशन होता है कि कितना वेट है, या डिजिटल वेट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्केल का, और उस समय क्या था वो स्केल जो थे वो स्टोन के बने हुए थे। तो ये फ़र्क है आज और अभी के समय में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंशिएंट अथॉरिटी, यानी कि प्राचीन सत्ता। तो जैसा कि हड़प्पन जो सभ्यता है उसमें देखा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन थे, यानी कि जो जटिल जो फैसले थे, हाँ, उसके होने के, यानी कि जो बड़े बड़े फैसले हैं, जो कठिन फैसले हैं, उसके हमें इंडिकेटर्स जो है यहाँ पे मिले हैं देखने को। अब ये इंडिकेटर्स कैसे हैं, तो इसके लिए आपने पहले जो शुरुआती में ही आपको मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाए थे, जो कि सील्स के, वेट के, तो इन सब की बनावट जो है, यानी कि जो पॉटरी बनाए गए थे, सील्स थे, वेट हैं, ब्रिक्स हैं, ये सारे के सारे जो चीज़ हैं, जो बहुत सुंदर तरीके से बनाना, अट्रैक्टिव तरीके से बनाना, ये दूसरे सभ्यता में देखने, इतनी पुरानी सभ्यता होते हुए भी हड़प्पन जो सभ्यता है, सोसाइटी है, उसमें ये सारे चीज़ जो है बहुत अद्भुत चीज़ थे, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि हड़प्पन सभ्यता में जो है कॉम्प्लेक्स जो है डिसीजन, यानी कि जटिल फैसले लिए जाते थे। दूसरी तरफ देखेंगे, अगर हम बात करें ईंट के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, तो एक ही जगह पे नहीं होते थे, ये जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है ईंटें बनाई जाती थी। लेकिन इन ईंटों की खूबियाँ क्या थी? इनकी खूबियाँ ये थी कि सबकी जो साइज है, अनुपात है, वो एक जैसा था। कहाँ से? जम्मू से गुजरात तक। जम्मू से गुजरात तक अगर हम बात करें, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक, तो समान अनुपात था, उसमें कहीं कोई, हाँ, भेदभाव नहीं थी। तो ये सब प्रूफ करते हैं, हाँ, कॉम्प्लेक्स डिसीजन के बारे में। सेटलमेंट्स, यानी कि जो आबादियाँ जो थी, ऐसा देखा गया है कि जो बस्तियाँ हैं वो उनके जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नेसेसिटी के हिसाब से की गई थी, यानी कि जैसी आवश्यकता थी, जहाँ पे आवश्यकता थी, उनके अनुसार ही अपना उन्होंने घर बना रखा था, वहीं पे वो लोग उन्होंने बस्तियाँ बसी हुई थी। और इसके अलावा जो मजदूर हैं वो क्या करते थे कि ईंट बनाने के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। हाँ, और उस समय ईंट बनाने के लिए या जो भी कंस्ट्रक्शन थे या दीवारें जो बनाई गई थी, बड़ी बड़ी विशाल, जो राजा के अपने किंगडम को प्रोटेक्शन करने के लिए जो बनाए जाते थे, बड़ी जो दीवारें बनाई गई थी, उन सब में जो है क्या किया गया था, लेबर को जो है एक साथ जो है इकट्ठा किया गया था। लेबर एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। तो ये सारे चीज़ जो है हड़प्पन जो अथॉरिटी है उसके बारे में ये बताते हैं। चलिए इसी के बारे में अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वो है आपका पैलेसेस एंड किंग्स।
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैलेसेस एंड किंग्स, यानी कि इस टॉपिक में हमें राजमहल और राजा के बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इस में एक चीज़ देखा गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है, उसमें जो है उन लोगों ने जो जांच की तो उसके बारे में, राजा के बारे में, ठीक है, कौन राजा थे इसके बारे में जो है कोई सही आंसर उनको नहीं मिल पाता, इमीडिएट आंसर नहीं मिल पाता है। क्योंकि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके पास एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग उन्होंने पाया है और जिसको उन्होंने एक पैलेस की संज्ञा दी है, यानी कि महल की संज्ञा दी है, लेकिन इनसे जुड़े हुए चीज़ उनके पास कुछ भी नहीं मिले। जैसे महल है तो महल में स्वाभाविक है कि बहुत सारी वस्तुएं या अलग अलग चीज़ें, लेकिन वो सब चीज़ें उन्हें नहीं मिली हैं। तो उन्होंने महल की एक संभावना व्यक्त की है, और क्यों की है? क्योंकि वहाँ पे एक स्टोन स्टैचू यानी कि पत्थर की जो मूर्ति मिली है, हाँ, जिसको प्रिस्ट किंग के नाम से जाना गया। उन्होंने इसके राजा के बारे में बताया, जो पिक्चर आप देख सकते हैं नीचे, ये पिक्चर है, जो संभवतः उनको ऐसा माना है आर्कियोलॉजिस्ट ने, जरूर ये राजा है यहाँ के थे और इनकी ही ये मूर्ति जो है यानी ये पुरोहित राजा के बारे में इसको दी गई है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, ठीक है, वो जो है हिस्ट्री में जो है प्रिस्ट किंग के नाम से जो है इनको जानते थे। इंडस रीजन यानी कि सिंधु घाटी में इनको जानते थे, इसलिए इनको प्रिस्ट किंग के नाम से जाना गया है। अगर हम बात करें दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, तो कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट की अपनी अलग अलग मान्यताएं कुछ होती हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि हड़प्पन जो समाज है वहाँ पे कोई राजा नहीं थे, और ऐसा उनका मानना है कि सभी लोग जो है उनको समान, हाँ, जो सबकी इक्वल स्टेटस थी, और इस तरह से जो है वो राजा नहीं होने की वजह से जो है अपने काम को आराम से वो किया करते थे। लेकिन अलग अलग राजा के बारे में ऐसा इसलिए नहीं, फिर दूसरे कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे एक ही राजा हुआ करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि बिना राजा के इतना अच्छा व्यवस्थित शहर होना, प्लान, आखिर हम बात कर रहे हैं ना मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जो हड़प्पन सभ्यता में क्या चीज़ देखा गया है कि वहाँ जो है घर हैं उसकी अच्छे ढंग से प्लानिंग करके बनाई गई थी, नाले हैं उसमें प्लानिंग करके बनाई गई थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, हाँ, ये कहना कि कोई राजा यहाँ नहीं था ये सही नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े जो निर्णय हैं वो एक राजा के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए दोनों तर्क को अगर देखा जाए तो हम राजा होने की बात को स्वीकार कर सकते हैं इस तथ्य पे, क्योंकि वहाँ पे जो है बड़े बड़े डिसीजन लिए गए थे और वो डिसीजन बिना किसी राजा के संभव नहीं है। चलिए, अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, जो अकॉर्डिंग टू आवर बुक। अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में चलते हैं।